दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत रविवार का जो ये कार्यक्रम है, इसमें मैं आप लोगों के द्वारा कमेंट में जो आप लोग मुझे कुंडली देते हैं उसका चयन करता हूं। और इस बार मैंने 5 कुंडलियों का चुनाव किया है, जिसमें इनके प्रश्नों के उत्तर शामिल होंगे, 5 कुंडलियों के। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम जब आप लोग देख लेते हैं तो ज़रूर ही कमेंट सेक्शन में लिख दिया जाए कि हाँ, मैंने अपना कार्यक्रम देख लिया है, मैंने अपनी कुंडली देख ली है, मुझे उसका उत्तर मिल गया है। और रोज़ दिन देखा जाए कार्यक्रम, प्रत्येक दिन कार्यक्रम में कमेंट में ज़रूर ही अपना डेट ऑफ बर्थ लिखा जाए, प्रश्न भी लिख दिया जाए। आइए, सबसे पहले मैंने जिनकी कुंडली चुनी है, ये कुंडली आई है दिव्यांशी पटेल जी हैं, अमित पटेल जी हैं। ये बहुत दिन पहले, जब मैं 2019 में मैंने जब चैनल बनाया था, उस समय जब मैंने फ्री कुंडली अध्ययन शुरू की थी, उस समय से ये लगातार लिख रहे हैं। और ये आज मैंने इनकी कुंडली चुनी है। इन्होंने अपनी बिटिया की कुंडली शायद भेजी है। अमित पटेल जी की आईडी से दिव्यांशी पटेल, जन्मदिन है 9/1/2015, 3:46, बिलासपुर छत्तीसगढ़। देश और समाज के लिए कुछ कर सकती है या नहीं? 100% कर सकती है। और अगर आपके दिमाग में ऐसे कोई प्रश्न बन रहे हैं, इसका मैं 200% ये विश्वास के साथ ये बात कह सकता हूं कि ये व्यक्ति जिसकी कुंडली है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, दिव्यांशी पटेल जातिका हैं, तो निश्चित रूप से ये कर सकती हैं। इनकी कुंडली के 9वें भाव में उच्च के गुरु बैठे हैं और 12वें भाव के अधिपति मित्र की राशि में बैठे हैं, मित्र से दृष्ट हैं। 12वें भाव के अधिपति शुक्र बनते हैं, 10 नंबर की राशि में बैठे हैं और शनि से दृष्ट हैं। तो 12वां भाव शनि से आच्छादित हो गया, 9वां भाव गुरु से आच्छादित हो गया, सूर्य मित्र की राशि में, लग्न में शनि सामाजिक क्षेत्रों के कारक, तृतीय भाव और चतुर्थ भाव पे शनि मंगल का प्रभाव है, शनि की राशि बनी है। इस वजह से भी व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर जा करके कोई भी सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ कोई भी काम करना चाहता है तो बिल्कुल कर सकता है। चैरिटेबल ट्रस्ट बना ले, समाज सेवा से जोड़ करके कोई काम कर ले, उसके बाद वकील बन जाए, जज बन जाए, कुछ भी आप करना चाहते हो बिल्कुल कर सकते हैं। प्रोफेसर बन जाए, लेखक बन जाए, राजनीति में चला जाए तो बहुत अच्छे तरीके से शामिल हो जाएगा। इनकी कुंडली कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि का इनका जन्म है, तो नक्षत्र जो बना है इनका मघा नक्षत्र है। और पौष माह कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, इनका जन्मदिन जो होता है वो पौष माह में कृष्ण पक्ष में चतुर्थी तिथि को, मघा नक्षत्र, याद रखिए, जन्मदिन जो हमारा जन्म उत्सव मनाया जाता है उसमें नक्षत्रों को देखा जाता है, मृत्यु में तिथि को देखा जाता है। जब अभी तुरंत हाल में आने वाली है, ये पितृपक्ष आने वाला है, तो पितृपक्ष में आपके जो पितर होते हैं उसके लिए आप क्या देखते हैं कि कौन से तिथि को उनकी, वो भगवान धाम गए थे, भगवान के धाम गए थे, तो उसमें तिथि को देखा जाता है और जन्म में नक्षत्र को देखा जाता है। तो मघा नक्षत्र, कृष्ण पक्ष में मघा नक्षत्र, चतुर्थी तिथि पौष माह में जब आए, आप उसी नक्षत्र को इनसे दान करवाइए, पूजा करवाइए, पाठ करवाइए, मंत्र जप करवाइए, तब जाकर के इनके मन मुताबिक परिणाम और भी ज़्यादा मिलने में लाभ होंगे, है ना। तो हमें जन्मदिन मनाना है तो 9 जनवरी और 9 जनवरी को नहीं मनाना है, हमें पूष माह में मनाना है। क्लियर है। लग्न में शनि बैठे हैं बलवान होकर के, अनुराधा नक्षत्र में मंगल बहुत अच्छे बैठे हैं, शुक्र बुध इनको थोड़ी कम मेहनत करने वाली, इम्यून कमज़ोर ना हो, हमें इसका ध्यान रखना होगा। और बाकी ऐसे कुंडली बहुत अच्छी है। अभी दशा में भी शुक्र की दशा चल रही है, उसके बाद सूर्य आ जाएंगे, फिर चंद्रमा आएंगे, फिर मंगल आएंगे, मतलब ये जो पूरी दशा है आगे वाली वो बहुत ही अच्छी बीतेगी, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। और ये सामाजिक क्षेत्रों में 100% सफल होने का योग भी इनकी कुंडली में लगा हुआ है। अब आइए अगली कुंडली की तरफ लेके आते हैं। अगली कुंडली मैंने चुनी है, चेतन भगत नाम है इनका, आईडी यही है, डेट ऑफ बर्थ इनका है 20 जनवरी 1994 को 9:09 महाराष्ट्र। और इनकी कुंडली बनी है कुंभ लग्न की। अब जरा सोच के देखिए, तो कुंभ लग्न में लग्न के अधिपति लग्न में ही बैठे हैं, 12वें भाव में शुक्र बुध सूर्य और मंगल बैठे हैं, तृतीय भाव में मेष राशि का निर्माण चंद्रमा कर रहे हैं,
केतु चतुर्थ स्थान में बैठ करके मानसिक अशांति का भाव पैदा कर रहे हैं। राहु दशम स्थान में बैठ करके व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा बब्बर शेर एकदम बिल्कुल मजबूती से काम करने वाला दशम स्थान में बना रहे हैं। एकादशवें भाव में कोई ग्रह नहीं, लेकिन एकादशवें भाव के स्वामी नवम भाव में बैठ रहे हैं तुला राशि में, और गुरु तुला के बैठे हैं। भाग्य भाव के स्वामी 12वें भाव में बैठे हैं। इस वजह से भाग्य भंग योग लगेगा। आपने कहा कि आपने पन्ना पहना हुआ है, क्या आपकी कुंडली के हिसाब से ठीक है? देखो, जन्म कुंडली में पंचम भाव के स्वामी होकर के 12वें भाव में बैठे हैं। मैंने इस पे एक कार्यक्रम बनाया था जिसमें बात कही थी कि 12वें भाव के सूर्य और बुध अच्छे परिणाम देने वाले नहीं होते हैं। इस अवस्था में खास करके तब जब आपकी कुंडली में बुध और सूर्य दोनों 12वें हैं, मंगल भी 12वें हैं, पर मंगल का तो ठीक है, वो उच्च की राशि में बैठे हैं, लेकिन उस बुध के ऊपर श्रवण नक्षत्र का प्रभाव है और बुध के ऊपर किसी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। इस कुंडली के लिए वो सामान्यतया पंचमेश होते हैं। एजुकेशन से संबंधित हो, विवाह से संबंधित हो, दाम्पत्य से संबंधित हो, संतान से संबंधित हो, और यश कीर्ति मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आदि से संबंधित जो चीज़ें चलती हैं, इसके लिए बुध कंट्रोल जरूर करेंगे आपके पंचम भाव को। पर पंचमेश और अष्टम भाव के स्वामी होकर के 12वें बैठे हैं, इनमें कहीं ना कहीं विपरीत परिस्थितियों का निर्माण भी होते देखा जा रहा है। आपका जन्म पौष माह में हुआ है, गुरुवार को शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि को। ये चंद्रमा बड़े अच्छे होते हैं, इस वजह से आप चाहे व्यापार करें चाहे नौकरी, आप दोनों ही तरीके से अपना धन कमा सकते हैं। वैसे आपकी कुंडली में व्यापार के योग भी कोई खराब नहीं बने हैं, आप व्यापार भी कर सकते हैं। आपकी कुंडली कई जगह से धन कमा सकती है। बुढ़ापा इस कुंडली का बड़ा अच्छा बीतेगा, इसमें भी कोई संशय नहीं है। आपकी बुद्धि गलत जगह पे भी कई बार भ्रमित होकर के आपको परेशान करने वाली भी बन जाती है। एक बात और बता दूं, जन्मदिन जो आपका होगा, ये मैंने नया सोचा है कि बता दूं लोगों को। आपका जो जन्म होगा, चूंकि आपका जन्म हुआ है 20 जनवरी 1994 को, तो पौष माह के शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि और श्रवण अश्वनी नक्षत्र, इस दिन आप अपना जन्मतिथि मनाइए। जन्म जो है, जन्मदिन जो मनाना है, पौष माह शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि अश्विनी नक्षत्र को पकड़ना है। अब आप आसानी से ये देख सकते हैं कि मेरा जन्मदिन कब आ रहा है। धनु लग्न की कुंडली नवांश में बनती है और वहाँ पे भी बुध का प्रभाव मैं कोई अच्छा नहीं देख रहा हूँ इस वजह से। और दशा के क्रम में भी अगर मैं जात देख रहा हूँ तो चंद्रमा की दशा चल रही है और 2022 से लेकर के 32 तक ये दशा चलेगी चंद्रमा इस कुंडली के लिए। तो अगर आपको पहनना ही था तो आपने शुक्र का रत्न क्यों नहीं पहना था? आपकी कुंडली में शुक्र बहुत अच्छे हैं, 12वें भाव में बैठे हैं, मित्र की राशि में, तात्कालिक मैत्री में हैं, और इस कुंडली के लिए शुक्र भाग्य के अधिपति होते हैं, उससे भाग्य को बल भी मिलता। 12वें भाव में शुक्र उतने खराब होते नहीं हैं, कम से कम धन आता जाता रहता है। उच्च के शुक्र नवांश कुंडली में चतुर्थ भाव में बैठे हैं गुरु जैसे ग्रह के साथ। दशमांशा कुंडली में भी शुक्र लग्नेश होकर के लग्न को देख रहे हैं। तो ये आपको जिसने बताया था उससे ज़्यादा बढ़िया तो आपकी कुंडली में शुक्र का रत्न बनता है। तो आप शुक्र का रत्न ओपल पहन सकते हैं या सफ़ेद पुखराज सबसे ज़्यादा बढ़िया रहेगा, तो आप ये पहन सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप बुध से ज़्यादा अगर मैं कैटेगरी के हिसाब से बात करूं तो सबसे पहले शुक्र का रत्न बनता है। दूसरे नंबर पे आप चाहें तो शनि का रत्न भी पहन सकते हैं। पहले आप आरंभ में नीली धारण करिए, उसके बाद चल करके आप अगर चाहें तो ये दोनों में से कोई रत्न पहन सकते हैं। पर बुध की अवस्था ऐसे एक जैसे जो चीज़ें होती हैं कि आप पहन सकते हैं इस लग्न के आधार पर आपकी कुंडली में जो रत्न बनता है वो या तो शुक्र का बनेगा या तो नीली बनेगा। पहले आरंभ में नीली पहनी, उसके बाद कुछ दिन के बाद जब धन आने लगे तो नीलम में बदल दीजिए। पर बुध का रत्न, बुध 12वें भाव में और सूर्य 12वें भाव में बड़े ही अनुकूल परिणाम नहीं करते हैं और ये कई बार मति बुद्धि को भ्रमित करने वाला और गलत निर्णय लेने वाला, इतना ही नहीं व्यय में भी अतिरिक्त हो जाता है और बुद्धि भ्रमित होती रहती है। तो मेरे हिसाब से आपको शुक्र का रत्न या शनि का रत्न धारण करना चाहिए। पंचमेश का वैसे भी 12वें जाना बहुत अच्छा माना नहीं जाता है क्योंकि उस पर केतु की भी दृष्टि जा रही है। उस पर किसी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि होती तो शायद ये अच्छा होता। इस वजह से मैं आपको कहूंगा ये रत्न पहनना चाहिए। अगली कुंडली जो मैंने चुनी है, ये प्रकाश राकेश नाम है इनका, या जो भी आईडी है PRAKA प्रखर केश, ऐसे कर प्रखर केश ही है, जो भी है। डेट ऑफ बर्थ है इनका 12 मार्च 2004 को 14:04 प्रयागराज उत्तर प्रदेश। इन्होंने देखा कि एकदम बिल्कुल जीवन जो है वो लूप सा हो गया है, कुछ भी आगे बढ़ नहीं रहा है और मन बड़ा परेशान है, वज़न भी शरीर का काफ़ी बढ़ गया है। वज़न तो हालांकि इस कुंडली में वैसा तो कोई ठीक है, लग्न का मान भी ठीक है, गुरु का ऐसे कोई प्रभाव भी आपकी कुंडली में नहीं है, तो वेट ठीक है इस कुंडली का। हाँ, एक्टिविटी इस कुंडली को बढ़ानी होगी। दूसरा,
कि अभी 12वें भाव के अधिपति बुध की दशा चल रही है 2016 से, तब से ये कुंडली थोड़ी सी शिथिल होती जा रही है और आपके बुध नीच के बैठे हैं। और दरअसल बुध जिस भाव में नीचे के बैठे हैं, भाग्य भाव में नीच के बैठे हैं, यहाँ के अधिपति गुरु द्वितीय भाव में बैठे हैं। मैंने भाग्य भाव के स्वामी का द्वितीय भाव में जाने का जो फल बताया था, उसमें ये बात बताई थी कि भाग्य भाव के स्वामी जब भी द्वितीय भाव में चले जाते हैं या वक्री हो जाते हैं, या भाग्य भाव के स्वामी का 12वें और दूसरे जाना, तीसरे जाना, ये भाग्य की निंदा करता है या भाग्य से संबंधित चिंताएं पैदा करता है। तो कुछ ऐसी ही स्थिति आपकी कुंडली में भी भाग्य भाव के स्वामी के साथ हो रहा है। भाग्य भाव इस वजह से कमजोर हो रहा है क्योंकि भाग्य भाव में ही नीच के बुध बैठ गए, ऊपर से भाग्य भाव के स्वामी द्वितीय भाव में चले गए। लग्न पे किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, लग्नेश पंचम भाव में और लग्न के ठीक 12वें भाव में, मतलब 12वें घर में शनि बैठे हैं। वो तो फिर भी ठीक है, पर लग्न से 12वें भाव में शनि का बैठना अकेले थोड़ी कमजोरी भी देता है। गुरु जो हो गए वो राहु केतु के संपर्क में, गुरु यहाँ बैठे हैं, राहु शुक्र के साथ यहाँ बैठे हैं, राहु से गुरु दृष्ट हो गए, तो परस्पर गुरु और राहु का संबंध बन गया। इस वजह से नौकरी में, प्रतिष्ठा में, करियर को आगे बिल्डअप करने में सहायता नहीं मिलती है। आपका जन्म कृष्ण पक्ष के षष्ठी तिथि फाल्गुन माह में अनुराधा नक्षत्र में हुआ है। घबराइए मत, आपकी कुंडली का प्रौढ़ होना बड़ा अच्छा बीतेगा। आत्मविश्वास इकट्ठा करके रखिए, सूर्य को आराधित करिए, सूर्य की पूजा करिए, आदित्याय नमः का जप करिए, गीता जी के 5वें अध्याय का पाठ प्रत्येक दिन किया जाए, साष्टांग प्रणाम किसी शिव मंदिर में जाकर के गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए, शमीपत्र अर्पित करिए। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में चंद्रमा ठीक बैठे हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। अनुराधा नक्षत्र में चंद्रमा बैठे हैं जिनको अनुराधा नक्षत्र का दोष नहीं लगता है। गुरु से चंद्रमा चौथे भाव में, करियर बिल्डअप होगा, अभी तो नहीं, पर मैं इतनी बात जरूर कहता हूं कि अभी बुध की दशा है, ये आपको थोड़ा बहुत परेशान करेंगे। इस कुंडली में जो अच्छी दशा आती दिख रही है वो 2028 के अप्रैल से थोड़ी अच्छी दशा मुझे दिख रही है। बाकी अभी ये दशा बीत जाएगी तभी कुछ अच्छा होगा जीवन में, लेकिन फिर भी आप अगर चाहें तो पढ़ने पढ़ाने का काम बिल्कुल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त पैतृक संपत्ति का लाभ आपकी कुंडली में ज़्यादा अच्छा है। आपके पिता जो काम करते आए हैं आप वो काम भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में जो करियर होगा वो 100% सफल होगा। दशमांसा कुंडली बहुत अच्छी बनी है, चिंतित होने की कोई बात नहीं है। बस आप अपना रूटीन सेट करिए बिल्कुल सही तरीके से। हनुमान चालीसा का पाठ 3 बार, ओम आदित्याय नमः का जप प्रत्येक दिन 108 बार, गणेश जी को दूर्वा या समीपत्र, गीता जी के 5वें अध्याय का पाठ प्रत्येक दिन। इसके अतिरिक्त शुक्र के साथ राहु बैठे हैं, शनि की दृष्टि द्वितीय भाव के बैठे गुरु पे है, राहु का प्रभाव है, मंगल का भी प्रभाव है। तो आपके जो गुरु हैं, जो आपकी कुंडली के भाग्येश हैं, वो पीड़ित हैं। इस वजह से ब्राह्मणों की पूजा, जो बालक वेद अध्ययन करते हो उनको दान किया करिए, उनको वस्त्र अर्पित करिए, उनको कुछ न कुछ प्रत्येक महीने अपने पॉकेट खर्चे से निकाल करके उनको कुछ दिया करिए, और किसी मंदिर का दर्शन प्रत्येक दिन किया करिए। आपका भाग्य कमजोर हो रहा है और भाग्य कुछ और नहीं, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है। तो माता पिता और कुल पुरोहित, इन सभी की सेवा और उनका आदर, उनके प्रति अच्छा भाव, और जितना हो सके अपने आप को अच्छे लोगों के संपर्क में रखिए। मित्रता आपको नुकसान देगी और मित्र व्ययी होंगे, इस वजह से यहाँ से भी सावधानी बरतनी है। लग्न का मान 4 डिग्री का है, इस वजह से हमें अपने आप को और भी ज़्यादा अपने ऊपर काम करने के लिए प्रेरित करना है। अगली कुंडली जो मैंने चुनी है ये है रेणु गुप्ता जी की, 26 मार्च 1996 सुबह 5:45, लखनऊ उत्तर प्रदेश। विवाह से संबंधित आपने प्रश्न पूछा है। इस कुंडली का जो पंचांग है वो चैत्र माह में शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि मृगशीरा नक्षत्र में ही आपको अपना जन्म दिन मनाना चाहिए। कब बताया मैंने? चैत्र माह में शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि, ठीक है, मृगशीरा नक्षत्र। आगे बात करते हैं। आपकी कुंडली में लग्न में ही शनि, मंगल, बुध, सूर्य और केतु बैठे हैं। सप्तम भाव में राहु, गुरु दशम स्थान में अपनी राशि के, चंद्रमा मिथुन राशि का निर्माण कर रहे हैं, दिग्बली हैं।
तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं इस कुंडली के लिए शुक्रदेव, और यहाँ द्वितीय भाव में बैठे हैं। मीन लग्न की कुंडली के लिए तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी होकर के जब दूसरे भाव में शुक्रदेव बैठेंगे तो ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को सुंदर तो बनाएंगे, वाणी भी बड़ी अच्छी रहेगी, बुद्धि भी बड़ी बढ़िया है, अनुभव भी है। पर समस्या क्या है कि चूंकि ये अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, अब आपको मेहनत करने के बाद आपके लिए विवाह के रिश्ते आएंगे। इस वजह से यहाँ पे हमें देवी मैया की उपासना करनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ विवाह होने का संकल्प लेकर के किसी ब्राह्मण के द्वारा आवश्यक रूप से करवाया जाए। प्रत्येक दिन कात्यायनी महामंत्र का जप किया जाए। इसके अतिरिक्त केले के पत्ते का आसन लगा करके पीले रंग के से उसको कवर कर लेना है, उसी आसन पर बैठ करके और तब कात्यायनी मंत्र का जप किया जाए। इसके अतिरिक्त ब्राह्मणों को दान, ब्राह्मणों की पूजा और 5 गुरुवार का व्रत पूरे मन के पूरे भाव से करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि जो व्यक्ति जिसका विवाह नहीं हो रहा हो, अगर 5 गुरुवार वो मन लगा करके कर दे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि विवाह ना हो, बिल्कुल हो जाता है। इसके अतिरिक्त इस कुंडली में चूंकि केंद्र में और वो भी लग्न में ही शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव है, इस वजह से ये कुंडली थोड़ी देर से डेवलप होगी पर हो जाएगी। बुढ़ापा इस कुंडली का बहुत अच्छा है, आरंभ भी बहुत अच्छा है, प्रौढ़ की जो अवस्था है वो थोड़ी कमज़ोर सी बीत रही है। जैसे ही आपकी कुंडली में 2028 से सूर्य का अंतर आएगा, अभी गुरु की दशा चल रही है और राशि बनी है मिथुन की। देवगुरु बृहस्पति अभी आपकी कुंडली में जो गोचर कर रहे हैं उसके आधार पर आपकी राशि से गोचर कर रहे हैं। शनिदेव का प्रभाव भी जन्म कुंडली में कोई खराब नहीं बन रहा है, लग्न में बैठे हैं, थोड़े बल से कमज़ोर हो जाते हैं। इस वजह से मैं आपको एक बात कहूँगा कि विवाह के लिए बहुत ज़्यादा छिटाकाशी ना करिए। जो मिल रहा है उससे कई बार होता है कि हम बहुत ज़्यादा ढूंढने लगते हैं, बहुत कंडीशनल हो जाते हैं, ऐसा ना हो। और जो आए उससे आगे बढ़ने के लिए हमें सोचना है कि हमें इससे विवाह करना है, हमें विवाह में जाना है। कई बार हमारे लिए रिश्ते आते तो हैं पर हम उसमें ढूंढने लगते हैं, कमज़ोरी ढूंढने लगते हैं, जबकि हम करने जा रहे हैं, हम विवाह के लिए रिश्ते ढूंढने जा रहे हैं और सोचते हैं कि इसमें क्या कमज़ोरी दिख रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस वजह से बात आपको समझ लेने की आवश्यकता होगी। गुरु का प्रभाव द्वितीय भाव पे है, विवाह अच्छा है। दाम्पत्य को लेकर के आप चाहें तो मिथुन राशि मिथुन लग्न, मेष राशि मेष लग्न, कन्या राशि कन्या लग्न के जातकों से विवाह कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप चाहें तो कुंभ राशि कुंभ लग्न के जातकों से भी विवाह कर सकते हैं। विवाह की दिशा दक्षिण और पूर्व हो तो ज़्यादा बेहतर है। आपकी कुंडली में 2025 के जून से भी विवाह का योग चल रहा है, हालांकि थोड़ी कोशिश ज़बरदस्ती जोर लगा करके करनी होगी। इस कुंडली में विवाह ही नहीं है, सारी चीज़ें थोड़ी देर देर से होती हुई दिख रही हैं, क्योंकि गुरु केंद्र में बैठे हैं पर राहु केतु के संपर्क में है, उस पर शनि का प्रभाव है। चंद्रमा और गुरु एक दूसरे से केंद्र में है, इस वजह से ये कुंडली यशस्वी है, ज्ञानी है, समझदार है और बुद्धिमान भी है। इतनी सारी चीज़ें मैंने बताई आपको। नमांश कुंडली का लग्नेश तृतीय भाव में, इस वजह से विवाह में मशक्कत करनी होगी, विवाह के लिए थोड़ा भाग दौड़ करना होगा। इसके अतिरिक्त नमांश कुंडली का सप्तमेश शत्रु की राशि में, शनि वर्गोत्तम हो रहे हैं भाव से, इस वजह से देर से ही सही पर आपका विवाह ठीक है। विवाह को लेकर के देर होगा पर विवाह के बाद की स्थिति खराब नहीं होगी। अब ये अंतिम कुंडली है, नाम है इनका डी बेरा लिखा है, डी लिखा है और BERA इन्होंने लिखा है। डेट ऑफ बर्थ 17 जून 1996, 13:10, झारग्राम वेस्ट बंगाल। और आपका डेट ऑफ बर्थ है, अधिक माह में आप जन्मे हैं, आषाढ़ माह में, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, द्वितीया तिथि, आर्द्रा नक्षत्र, मतलब अधिक आषाढ़। तो आषाढ़ माह में आप अधिक माह में जन्मे होने का बड़ा पुण्य फल मिलता है, और पुण्य फल नहीं कहूँगा, ये बड़ा भाग्यशाली होता है ना। यहाँ के लोग जो अधिक माह में जन्मे होते हैं वो बड़े उत्तर वृद्धि करने वाले होते हैं। अपने शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है, अपने बल को पहचानिए। आप अधिक माह में जन्मे हैं, शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि और आर्द्रा नक्षत्र। तो आषाढ़, शुक्ल, द्वितीया, आर्द्रा, ये तीनों चारों में से जो मिल जाए उसमें आप विशेषतः आर्द्रा नक्षत्र मिलना चाहिए। चंद्रमा आपके पापक हो रहे हैं, इस वजह से आप रेगुलर मेहनत नहीं कर रहे हैं, रेगुलर मेहनत करिए। आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है, आप कई जगह से धन कमा सकते हैं। लग्न में राहु है, अपने आप को कंफ्यूज मत करिए। बाकी आपकी कुंडली में नौकरी के योग बड़े अच्छे हैं, आप प्रोफेसर बन सकते हैं, राजनीति कर सकते हैं। इसके साथ आप IT सेक्टर में नौकरी कर सकते हैं, बैंकिंग और फिनांस से भी जोड़ करके
आप काम कर सकते हैं। नौकरी का योग 2027 के मार्च से भी बन रहा है, हालांकि अभी भी नौकरी का योग 2024 के जनवरी से आया है, जो लगातार चलेगा 2029 के जून तक। जून के बाद अगस्त, सितंबर, जुलाई तक कहूँगा, सितंबर तक अभी आपकी कुंडली में नौकरी का योग है, जो 2024 के जनवरी से शुरू हुआ है। बाकी दशम स्थान के अधिपति बुध भाग्य भाव में धर्म कर्माधिपति केंद्र त्रिकोण राजयोग लगा रहे हैं। लग्न में शनि का प्रभाव सरकारी नौकरी का सुख देता है। गुरु और शनि को एक दूसरे को देखना नहीं, पर शनि की दृष्टि गुरु पे है। शनि यहाँ बैठे हैं केतु के साथ, गुरु यहाँ बैठे हैं, शनि की 10वीं दृष्टि गुरु पे है। सूर्य केंद्र में दिग्बली। चंद्रमा कभी कभी आपको भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, पर गुरु के ऊपर सूर्य और शनि के साथ मंगल का प्रभाव आपको शिक्षक बना रहा है, न्यायप्रिय बना रहा है, कानून की पढ़ाई करने वाला, और उच्च शिक्षा आदि का योग भी आपकी कुंडली में बना हुआ है। आपकी कुंडली धीरे धीरे ग्रोथ करेगी, पर 100% बहुत अच्छी ग्रोथ करेगी। पूजा पाठ करना चाहिए, लाजवर्त धारण करना चाहिए, हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ, महीने के किसी एक मंगलवार को 51 बार हनुमान चालीसा का पाठ, किसी मंदिर का दर्शन, अपने गुरु मंत्र का जप, गुरु दीक्षा आवश्यक रूप से लीजिए, यज्ञोपवीत तुरंत धारण करिए। ये सब हमारे संस्कार हैं। ऐसा नहीं करने से ही हमारी कुंडली और हमारे जीवन को बाधाएं मिलती हैं। क्लियर है? रत्न के आधार पे आप चाहें तो बुद्ध का रत्न पन्ना धारण कर सकते हैं। अगर उतने पैसे नहीं है तो आप आरंभ में पेरिडॉट स्वीकार करिए, बाद में चल करके पन्ना धारण कर लीजिएगा, चांदी में भी पहन सकते हैं, है ना। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही सरकार की नौकरी आपकी कुंडली में है। आप पश्चिम बंगाल से बात कर रहे हैं, भगवान अपने यहाँ का सत्ता परिवर्तन करिए। कुछ इसी तरीके से आज के इस कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।